हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। प्रकाशिक माध्यम भी जान चुके थे कि प्रकाशिक माध्यम 3 होते हैं। उन तीनों माध्यमों का भी हमने अध्ययन किया था। आज हम लोग प्रकाश का एक गुण जो प्रकाश का परावर्तन है, एनसीईआरटी का पहला टॉपिक यही है, प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो पहले हम जानें कि ये परावर्तन क्या होता है। परावर्तन मीन्स कोई भी चीज़ किसी सतह से टकराए और टकराने के बाद वापस लौट आए, तो उसे हम कहते हैं परावर्तन। जैसे हम लोग जब गेंद खेलते हैं तो गेंद को अगर किसी सतह पे मारते हैं तो वह गेंद उस सतह से टकराकर वापस हमारी तरफ लौट आती है, तो इसे हम कहते हैं गेंद का परावर्तन। अब बात आता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश किसी सतह से टकराए और फिर टकराकर वापस लौट आए तो उसे हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो देखें, मान लीजिए हमारी कोई वस्तु है, ये हमारा कोई वस्तु है और इस वस्तु पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। ये आपके जो एरो बना है ये प्रकाश किरण के संचरण की दिशा को दिखाता है कि प्रकाश इस तरफ से आ रही है और इस तरफ को प्रकाश जा रही है। तो जब हम वस्तु पे प्रकाश डालते हैं तो इस वस्तु के 3 गुण होते हैं। पहला अवशोषण, जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। दूसरा पारगमन, जिसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। और तीसरा परावर्तन। अब अवशोषण क्या है आपका? अवशोषण हम कहते हैं कि जब कोई प्रकाश इस पे पड़ती है तो वह प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी ऐसे वस्तु पर प्रकाश डालें कि वह प्रकाश को पूर्णतया अवशोषित कर ले तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, प्रकाश को अवशोषित करती है। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे जब देखते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे जब हम प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश डालने के बाद ब्लैक बोर्ड हमें ब्लैक कलर का ही दिखाई देता है, काले रंग का ही दिखाई देता है, यानी उसने प्रकाश को अवशोषित कर लिया। और बचे हुए प्रकाश क्या होते हैं, हमारे माइंड को सिग्नल करते हैं और हमारा दिमाग उनके रंग रूप आकार देता है कि बोर्ड इस तरह का है। कोई भी जब हम किसी वस्तु पे को देखते हैं तो उस वस्तु पे प्रकाश पड़ती है और प्रकाश पड़ने के बाद वह उसे कोडिंग करके माइंड पे ले जाती है और माइंड फिर डिकोड करके हमारे आंखों को देता है, जिससे हम बता देते हैं कि प्रकाश किस तरह का जो है प्रतिबिंब किस तरह का बन रहा है। टॉपिक हम लोगों की है अवशोषण। तो वस्तु का एक पहला गुण हम बताएं कि जैसे हम कह लें कि ब्लैक बोर्ड पे जो भी चीज़ें हम डालते हैं, जब प्रकाश डालते हैं तो वह अधिकांश प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इन तीनों में किसी के पास ऐसा गुण नहीं है कि वो 100% कर ले। मीन्स 100% प्रकाश को कोई वस्तु अवशोषित नहीं कर सकती है। लेकिन जब हम प्रकाश को किसी काले वस्तु पे डालते हैं तो अधिकांश प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। तो पहला वस्तु का गुण आया एब्जॉर्प्शन, जिसे हम अवशोषण कहते हैं। दूसरा क्या, पारगमन, ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हम लोग एक कांच की सीट ले लें और कांच की सीट पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश इस पार से उस पार गुजर जाता है, लेकिन गुजरने के दौरान ये होता है कि प्रकाश हल्का सा जो किरण जाती है वो किरण हल्का सा मुड़ जाती है, बैंड हो जाती है, लेकिन प्रकाश इस तरफ से उस तरफ पूरा का पूरा गुजर जाता है। तो उस स्थिति को हम कहते हैं पारगमन। अब फिर तीसरी स्थिति हमारी जो है वो परावर्तन। परावर्तन में क्या होता है कि जब हम किसी सतह पर प्रकाश को डालते हैं तो प्रकाश अवशोषण और पारगमन ना होके उस सतह से प्रकाश क्या होती है, वापस लौट आती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन।
तो अवशोषण और पारगमन नहीं, हमारी जो मुख्य टॉपिक है वो हमारी क्या है, परावर्तन। जैसे मान लीजिए इस वस्तु पे हम प्रकाश को डाल रहे हैं और प्रकाश अगर इसी दिशा में लौट जा रही है तो हमारी क्या हुई, परावर्तन। अगर प्रकाश को इस तरफ से डाल रहे हैं, इस तरफ लौट जा रही है, तो हमारी प्रकाश की परावर्तन। अब हमें जो पढ़ना है वो हमारा मुख्य यहाँ पे क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो हम देखें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मान लीजिए हमने एक समतल दर्पण ले लिया और उस समतल दर्पण पे हमने क्या किया कि आपने दर्पण को देखा होगा, तो दर्पण पे हम क्या करते हैं, एक रजत का कोड लगा देते हैं। जब हम समतल दर्पण को देखते हैं, आपके घर पे दर्पण होगा, तो दर्पण में क्या होता है, एक रजत की कोडिंग कर दी जाती है, मीन्स सिल्वर की एक कोडिंग कर दी जाती है। ये उस पर एक लेप लगा दिया जाता है रजत का, और रजत को सुरक्षित रखने के लिए, इस रजत के लेप को सुरक्षित रखने के लिए इस पर क्या कर देते हैं, लाल पेंट कर देते हैं। इस रजत की लेप को सुरक्षित रखने के लिए इस पे लाल पेंट लगा देते हैं। अब होता क्या है, जब एक तरफ रजत की लेप लग जाती है तो ऐसा माना जाता है कि जो रजत की लेप होती है वह प्रकाश को 195% रिफ्लेक्ट कर देती है। रजत की जो लेप होती है वो प्रकाश के 95% भागों को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। इसलिए हम दर्पण पर रजत की लेप लगाते हैं और उस रजत की लेप को सुरक्षित रखने के लिए उस पर हम लाल पेंट लगा देते हैं। जैसा कि हम लोग घर के दर्पण में देखते हैं, दर्पण को अगर आप पलट के देखें तो दर्पण पे आपको लाल पेंट दिखेगा, और लाल पेंट को जब आप उजाड़ दें तो वहाँ पे रजत की लेप लगी होती है। तो फिर जब रजत की लेप लगा दिए इस पर, फिर दोबारा अगर हम इस पर प्रकाश की लेप इसीलिए लगाई जाती है कि रजत धातु जो होता है वो क्या कर देता है, 95% प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अब हमें देखना है इसका लास्ट गुण परावर्तन। तो परावर्तन देखने के लिए सबसे पहले हमने एक समतल दर्पण ले लिया और इस समतल दर्पण के ऊपर रजत की धातु लगा दी, रजत धातु का लेप लगा दिया, और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद अब हम देखते हैं इस पर जब प्रकाश को डाला, तो जब प्रकाश को डाले तो मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश पड़ा और फिर प्रकाश परावर्तित हुआ। भाई अगर रजत की लेप है तो प्रकाश ना तो आपका अवशोषित होगा और ना इनमें पारगमन होगा। 95% प्रकाश को ये क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। अब कोई चीज़ें 100% नहीं हो सकती, ये तीनों क्वालिटी जो तीनों गुण होंगे, कोई वस्तु ना 100% प्रकाश को अवशोषित कर सकती है, कोई वस्तु ना 100% प्रकाश का पारगमन कर सकती है, और कोई वस्तु ना 100% प्रकाश का परावर्तन कर सकती है। मीन्स इन तीनों क्वालिटियों में 100% किसी का नहीं होता है। 95% इसने प्रकाश को क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। तो अब हम इसी को आइडियल मान लेते हैं, हम क्या कर देते हैं, इसी को आदर्श मान लेते हैं। आदर्श रिफ्लेक्शन हमारा अगर कह लें तो इसी पे होता है, किस पे, दर्पण पे। तो हमने क्या किया, एक दर्पण ले लिया और दर्पण पे हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण डाली, प्रकाश की किरण डाली और फिर वो प्रकाश की किरण क्या हुई, परावर्तित हुई। अब जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण पड़ती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण पड़ी और पड़ने के बाद लौटी, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अब ये जो प्रकाश की किरण डाली जाती है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। और जो फिर पड़ने के बाद उस सतह पे पड़ने के बाद लौट आती है उसे हम कहते हैं उस किरण को परावर्तित किरण। अब यहाँ पे आपतन बिंदु से अगर हम कोई लंब डाल दें, लंब हम जानते हैं कि किसी रेखा पर अगर हम लंब डालते हैं तो वह उस रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है। मीन्स इस तरफ भी 90 अंश का कोण बनाए और इस तरफ भी 90 अंश का कोण बनाए तो हम कह देंगे यह रेखा इस रेखा पे लंब है। तो अगर हम किसी बिंदु पे लंब डालते हैं तो वह लंब उस पर क्या करता है, 90 अंश का कोण बनाता है।
बिंदु से लंब डाल दें इसी सतह पर, तो ये हमारी जो रेखा होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। अब हम जाने आपतित किरण। वह किरण जो प्रकाश की वह किरण जो सतह पर डाली जाती है, आपतित किरण, सतह पे पड़ने के बाद या सतह से टकराने के बाद जो वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु यानी जिस सतह पे ये प्रकाश की किरण पड़ती है, पड़ने के बाद लौटती है, उसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। और जिस सतह से फिर अगर उस पर लंब डाल दे तो हमारा क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अभी सतह को हम परावर्तक, यही से तो प्रकाश पड़ी और प्रकाश क्या हुई? लौट गई। तो इस सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। इस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रेज, और इसीलिए इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। तो इसे हम लिखते हैं किससे? आई से। और फिर क्या होता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनती है उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, परावर्तन कोण। इस कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। और इस परावर्तित किरण को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रेज। यहीं से इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण को रिफ्लेक्टिव एंगल, और रिफ्लेक्टिव एंगल से आर। तो ये हमारा क्या हुआ? परावर्तन कोण। अब यहाँ पे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। वो गलतियां ये होती हैं कि वह क्या करते हैं? परावर्तक सतह और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण मान लेते हैं, और परावर्तन कोण वो मान लेते हैं परावर्तित किरण और परावर्तक सतह के बीच के कोण को। लेकिन ये हमें ऐसा नहीं करना है। इसका सही रूप ये है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। अब यहाँ से इसके दो नियम निकल के आए। पहला नियम क्या निकल के आया? अब यहाँ से निकल के आया पहला नियम परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो पहला नियम हम लिख सकते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे या होने चाहिए। तो देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। यहाँ तल से तात्पर्य है पृष्ठ से, मीन्स एक ही पृष्ठ पर होने चाहिए। तो इसी पृष्ठ पर आपका आपतित किरण भी है, आपका परावर्तित किरण भी है और अभिलंब भी है। दूसरा नियम यहाँ से निकल के ये आता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ आपतन कोण हमने क्या माना है? आई।
आपतन कोण को हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं आई से। आई से डिनोट करने के पीछे रीज़न वही है कि इसे हम अंग्रेजी में इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, तो वहाँ से आई ले लेते हैं, और बोलते हैं तो वहाँ से आर ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, कोण आई बराबर कोण आर। तो पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा आपका क्या, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम कहते हैं कि जब परावर्तन कराते हैं तो परावर्तन हमेशा एक ही माध्यम में कराते हैं, सघन से सघन, विरल से विरल ऐसा कुछ भी नहीं कराते हैं, एक ही माध्यम में कराते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ वायु रखा है तो वायु ही होगा, चूंकि माध्यम एक तरफ एक ही है तो एक ही माध्यम में परावर्तन होता है। अब हमने कहा कि परावर्तन भी कई प्रकार के होते हैं, सतह के आधार पर इनका परावर्तन भी कई प्रकार का होता है। अब हम लोग देखें कि इनका परावर्तन कितने प्रकार का होता है। अब हम कहते हैं कि परावर्तक सतहों के आधार पर जो हमारा परावर्तन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है, जब हम किसी चिकने पृष्ठ पर परावर्तन कराते हैं, जब हम किसी चिकने पृष्ठ पर प्रकाश को डालते हैं तो वह एक किरण दूसरे किरण के समांतर ही परावर्तित हो जाती है। तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। जैसे हमने देखा कि जो ये हमारा सतह है, यह सतह हमारा क्या है, चिकना है या पालिशदार है। पालिश युक्त कोई सतह हमने ले लिया। हाँ, जैसे हमने कहा नहीं कि हम अगर कोई दर्पण ले ले तो दर्पण पे क्या होता है, पॉलिश चढ़ा दी जाती है। वो पॉलिश इसीलिए किया जाता है कि वो क्या करे, अधिक से अधिक प्रकाशों का रिफ्लेक्शन कर सके। तो हमने क्या किया कि एक पॉलिश युक्त सतह ले लिया, चिकनी सतह ले ली और इस सतह पे प्रकाश की किरणों को डाला। तो जब प्रकाश की किरणों को डालते हैं तो देखते हैं ये एक दूसरे के समांतर परावर्तित हो जा रही हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। अब दूसरा हमारा होता है अनियमित अथवा विसरित परावर्तन। अनियमित अथवा विसरित परावर्तन में क्या होता है कि जो हमारी सतह होती है, जो परावर्तक सतह होती हैं, ये परावर्तक सतह हमारी चिकनी ना होकर खुरदरी होती हैं। जब हम खुरदरी सतहों पर प्रकाश की किरणों को डालते हैं तो वह प्रकाश की सारी किरणों को एक ही दिशा में परावर्तित नहीं कर पाती हैं। कुछ किरणें इस तरफ, कुछ किरणें उस तरफ, कुछ किरणें इस तरफ, और कुछ किरणें ऐसी भी होती हैं जो निकलती ही नहीं हैं, वह स्वयं ही एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं, अनियमित अथवा विसरित परावर्तन। अब जैसे हम देखते हैं अनियमित परावर्तन में आप देख लें, कोई कागज़ का टुकड़ा ले लें, कागज़ के टुकड़े पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो पूरी प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में देख लें, आप जब दर्पण के पास जाते हैं तो दर्पण में क्या होता है कि उसने प्रकाश की किरण को रिफ्लेक्ट कर देना है। तो जब प्रकाश की किरण वह रिफ्लेक्ट कर देती है तो हम देखते हैं दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बन, कहते नहीं हैं कि परावर्तन पे हम इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई वृक्ष है, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ पे हमारा कोई अवरोध है, प्रकाश के मार्ग में क्या है, अवरोध है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए हमारा कोई वृक्ष है और प्रकाश की किरण इस पे पड़ रही है, तो इस तरफ क्या होगा, यहाँ पे कुछ दूरी पर प्रकाश की छाया, इस वृक्ष की छाया बन जाती है। यानी इसने मार्ग को क्या किया, अवरोध कर दिया, और जब मार्ग को अवरोध कर दिया तो वृक्ष की छाया बन जाती है। ऐसा हम लोग हमेशा गर्मियों में देखते हैं, जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वृक्ष के नीचे प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती, वहाँ पे हम क्या बैठ जाते हैं और वहाँ पे प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो कम आती हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणें अधिक नहीं पहुँच पाती, जिससे इसके पीछे क्या बन जाता है, छाया बन जाता है। ऐसे हम देखें तो हम कह सकते हैं, जब हम सिनेमा हॉलों में देखने जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक चलचित्र देखते हैं जिसमें पूरा उसी के समान जैसा हम लोग देखते हैं, जैसा और
उसी के हिसाब से हमें वहाँ क्या होता है, पूरी उसकी पिक्चर दिखाई देती है, उसका पूरा वही चलचित्र दिखाई देता है। तो उस चलचित्र में हम देखते हैं कि वह चलचित्र क्या होता है, और उस चलचित्र को हम आंखों से देखें तो वो प्रकाश पड़ा और प्रकाश ने हमें क्या किया, हमारे माइंड पे उसने सिग्नल दिया और उस सिग्नल ने उसे डिकोड किया, डिकोड करके हमारी आंखों को दिया। तो आंखों में हमने देखा कि उसका वह क्या है, रियल प्रतिबिंब है, वह उसी भांति है। जबकि होता क्या है, वास्तव में वह वहाँ नहीं होता है, लेकिन हम उसको देख रहे होते हैं। तो ये सारी घटनाएं किसके कारण घटित होती हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारियाँ पसंद आई होंगी, और अगर आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रहा है तो आप हमें कमेंट करें, जिससे हम आपके समस्या का समाधान कर सकें। बस भैया।